लास्ट क्लास में मैंने आपको लाइन चार्ज गॉस थ्योरम अप्लाई करके लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव कराया था। मैंने गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल लेकर के इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डेंसिटी लैम्डा मैंने फॉर्मूला डिराइव कराया था 2 लैम्डा स्मॉल के बाई आर या लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फार्मूला मैंने गॉस थ्योरम अप्लाई करके डिराइव कराया था आपको, और इसी फार्मूले पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 23 है, पेज 48। क्या है क्वेश्चन कि लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। अगर ये पॉइंट 2 सेंटीमीटर दूर है, लाइन चार्ज से 2 सेंटीमीटर दूर है, तो इस लाइन चार्ज की डेंसिटी कितनी है ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो करना कुछ नहीं है, आप इस फार्मूले को डायरेक्टली लगा दो बच्चों। इस फार्मूले को आप डायरेक्टली लगा दो, इसको लगा दो चाहे इसको लगा दो, तो आपको चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। तो स्मॉल के की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करते हैं 9 × 10⁴ 2 × लैम्डा निकालना है आपको। तो 2 लैम्डा स्मॉल के की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू, और स्मॉल आर है 0.02। सॉल्व करके इससे आप जब लैम्डा निकालोगे बच्चों 10 माइक्रो कूलम यानी 10 × 10⁻⁻6 कूलम आंसर आ जाएगा। इसमें वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते E λ/2πr0? हाँ वही लगाया है। हमने के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले ली है। लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वही फार्मूला है ये। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले ली है, तो वही आ जाएगा सेम। इसको सॉल्व कर लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 10 माइक्रो कूलम आ जाएगी। तो ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज पर बेस्ड एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। क्लियर बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 था ये, जो हम लोगों ने डिस्कस किया इनफाइनाइट लाइन चार्ज का। एक क्वेश्चन जो इस कॉन्सेप्ट पे नोट कर लिया बच्चों, 10 माइक्रो कूलम। इसी फार्मूले पर एक क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या पूछा गया वो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी से इस लाइन चार्ज के अराउंड, इस लाइन चार्ज के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस अगर r है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इलेक्ट्रॉन का मास अगर m है, तो रिवॉल्विंग वेलोसिटी कितनी है, विद व्हाट वेलोसिटी दिस इलेक्ट्रॉन, किस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन इस लाइन चार्ज के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। क्वेश्चन ये है कि ये लाइन चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, r रेडियस की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन m मास का किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा, देखो लाइन चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड होगी। पॉजिटिव लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, पॉजिटिव लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे होती है, राइटवर्ड होगी। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव है, तो इस फील्ड में इस पे लगने वाला फोर्स F बराबर QE फोर्स लेफ्ट होगा। फील्ड राइट है तो नेगेटिव पार्टिकल को फोर्स लेफ्ट होगा, ये फोर्स सेंट्रीपिटल होगा, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, इसको बैलेंस करेगा mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर देगा। इस इलेक्ट्रॉन पर लाइन चार्ज की वजह से लगने वाला अट्रैक्शन का फोर्स इधर है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल कहते हैं, और जब सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल से बैलेंस होता है तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल होता है। ये बात हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ी हुई है, पढ़ी है ना, क्लियर। तो इसको हम
यहां कंडीशन होल्ड करा देंगे बच्चों, क्यू ई क्या कंडीशन होल्ड कराएंगे, क्यू ई इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ठीक, अब ये हो जाएगा क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज की, लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसको इक्वेट कर दो बच्चों mv स्क्वायर बाई आर से आर कट गया, यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। इस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन इस लाइन चार्ज के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। नोट कर लो बेटा। डन बच्चों, नोटेड। नोट कर लिया ना, ठीक है। अब मैं आपको एक डेरिवेशन कराने जा रहा हूं, दूसरा फर्स्ट डेरिवेशन हो गया, सेकंड डेरिवेशन कराने जा रहा हूं गॉस थ्योरम का। स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। क्वेश्चन कैसे आएगा, यूजिंग गॉस थ्योरम फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज डेंसिटी रो या चार्ज क्यू एट इंटरनल पॉइंट, सरफेस पॉइंट एंड एक्सटर्नल पॉइंट। और ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस में ही है। फर्स्ट एप्लीकेशन तो हो गया लाइन चार्ज, सेकेंड एप्लीकेशन में हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल है। ठीक है बच्चों, तो उस डेरिवेशन को हम लोग करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना बच्चों। देखो हेडिंग डाल दीजिए यहां पे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, ये पेज 39 एनसीईआरटी पे दिया हुआ है डेरिवेशन, और बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है ये 5 मार्क्स में। लिखो बच्चों, लेट अ थिन स्फेरिकल शेल, let a thin spherical shell, let a thin spherical shell of charge small q and radius of charge small q and radius capital R ठीक है ना, एज इन फिगर, ये स्फेरिकल शेल है बच्चों, इसका रेडियस r है और इस पे चार्ज q है। केस 1, 3 केस इसमें डिराइव किया जाता है। r पहला केस है एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट r ग्रेटर देन r। एक्सटर्नल पॉइंट जब पॉइंट जो है स्फेरिकल शेल के बाहर हो, r डिस्टेंस पे। एक्सटर्नल पॉइंट, जब पॉइंट जो है रेडियस r है और पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है, इस एक्सटर्नल पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं स्फेरिकल शेल के लिए बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। लिखो बच्चों, इसमें लिखिए फर्स्ट केस में, let a spherical Gaussian surface, let a spherical Gaussian surface, let a spherical Gaussian surface passing through the reference point P, passing through the reference point P
passing through the reference point P, enclosing the charged sphere, enclosing the charged sphere, enclosing the charged sphere inside it, inside it. देखिए बेटा, अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट की बात करते हैं, केस 1 की बात करते हैं, केस 1 की बात करते हैं, R ग्रेटर देन R की एक्सटर्नल पॉइंट की बात करते हैं, तो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इस पॉइंट से पास होता हुआ कंसीडर करना पड़ेगा, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये स्फीयर इंक्लोज हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो ये गॉसियन सरफेस के अंदर जब तक चार्ज इंक्लोज नहीं होगा गॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट ही है चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज द फ्लक्स। क्लियर? सो इस स्फेरिकल शेल को हमने इस गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज कर दिया। अब आप मुझे ये बताओ बच्चों कि जब इसके सरफेस से फील्ड लाइन निकलेंगी, स्फेरिकल शेल के सरफेस से फील्ड लाइन निकलेगी, मान लीजिए यहां से निकली तो ऐसे जाएगी, यहां से निकलेगी तो ऐसे जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव है, ऐसे जाएगी, बाहर की तरफ फील्ड लाइन डाइवर्ज होगी, बाहर की तरफ फील्ड लाइन डाइवर्ज होगी इस तरह से। क्योंकि ये स्फेरिकल शेल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो फील्ड लाइन इससे बाहर की तरफ निकलेगी। ये हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी में बताया था आपको। अब अगर हम एक स्मॉल पैच गॉसियन सरफेस पे माने, अगर बेटा मान लो गॉसियन सरफेस पे हमने एक स्मॉल पैच माना, तो इस पैच के लिए फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। यही होगा ना? अगर एक स्मॉल पैच हमने गॉसियन सरफेस पे माना, तो पैच ऐसे होगा, ऐसे होगा, फील्ड ऐसे जा ही रही है, इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड हम लेते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था, नॉर्मल आउटवर्ड एरिया वेक्टर। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। तो ये फिगर आप ड्रॉ करके एक लाइन लिखो बच्चों, ड्रॉ दिस फिगर और एक लाइन लिखिए। डन बेटा, ड्रॉन। अब लिखिए स्मॉल फ्लक्स थ्रू सिंगल पैच, स्मॉल फ्लक्स थ्रू सिंगल पैच d5 क्या होगा बोलिए? d5 होगा EDS cos 0 डिग्री। फ्लक्स EDS cos 0 डिग्री, ये स्मॉल फ्लक्स है सिंगल पैच का। तो पूरे गॉसियन सरफेस का फ्लक्स कैसे निकलेगा? इसको इंटीग्रेट करके इसी के नीचे लिख दीजिए टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस 5 इंटीग्रेशन ऑफ d5, इसको आप लिख सकते हो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ EDS। EDS इंटीग्रेशन EDS की जगह मैं चाहूं तो लिख सकता हूं E इंटीग्रेशन DS, लिख सकते हैं ना? और इंटीग्रेशन DS ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है उसकी सरफेस एरिया है। कितनी है गॉसियन सरफेस की सरफेस एरिया? गॉसियन सरफेस की सरफेस एरिया है बच्चों E मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r स्क्वायर इसलिए क्योंकि गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r है। बाई इसके बाद आप लिखेंगे बाई गॉस फ्लक्स लॉ या बाई गॉस लॉ। बाई गॉस लॉ फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई की वैल्यू आप पुट कर दोगे E मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला एक्सटर्नल पॉइंट पे डिराइव हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर। ये स्फेरिकल शेल के
एक्सटर्नल पॉइंट पर गॉस थ्योरम अप्लाई करके आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर दिया। इसको आप नोट कर लो। क्लियर बेटा? तो इस तरह से हम एक्सटर्नल पॉइंट पे केस 1 की डेरिवेशन हमने कंप्लीट की। अब केस 2, ये इसी का केस 2 है। केस 2 लिखिए, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। केस 2 है ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, that is small r equals to capital R। ये स्फेरिकल शेल है, इसका रेडियस कैपिटल R है और पॉइंट जो है वो सरफेस पे लाई कर रहा है। स्मॉल r और कैपिटल R सेम है। पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। इस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करो जिसके अंदर ये स्फेरिकल शेल लाई करे, तो वो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल शेल के आउटर सरफेस पे लाई करेगा। होगा ऐसा ना भाई? अगर हम चाहते हैं कि ये स्फेरिकल शेल गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड हो जाए, तो गॉसियन सरफेस रेफरेंस पॉइंट से जो पास होगा वो हॉलो स्फेरिकल शेल का आउटर सरफेस पे लाई करेगा और उस गॉसियन सरफेस के अंदर ये स्फेरिकल शेल इनक्लोज हो जाएगा। और जब तक इनक्लोज नहीं होगा तब तक गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब अगर हम एक बात आपसे पूछे बच्चों कि गॉसियन सरफेस अगर ये है और एक छोटा सा पैच हम लें, तो जो इस स्फेरिकल शेल से फील्ड निकलेगी वो राइटवर्ड निकलेगी, ऐसे निकलेगी। तो इस पैच का, गॉसियन सरफेस के इस पैच का एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा या नहीं? ऐसा ही होगा। बस अंतर किस बात का है कि अब अगर हम डी फाई लिखेंगे तो ई डी एस कॉस 0 ये सेम रहेगा, ये वाली लाइन भी सेम रहेगी। सिर्फ अंतर कहां आएगा कि जहां स्मॉल आर है उसकी जगह हम क्या ले लेंगे बच्चों? यहां पे क्या ले लेंगे? स्मॉल आर कैपिटल आर ले लेंगे और कैपिटल आर ले लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या डिराइव हो जाएगा? जहां स्मॉल आर था वहां कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ये सेकेंड डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। सर इसकी जगह स्मॉल आर पुट करके कर सकते हैं, बट चूंकि डेरिवेशन की बात करता है तो इस तरह करना ज्यादा ठीक है। तो केस 1 और केस 2 क्लियर है। एक केस इसमें और है बच्चों जो एनसीईआरटी में है या जो पूछा जाता है, और हमने दो केस डिस्कस किए, एक्सटर्नल पॉइंट, सरफेस पॉइंट। तीसरा केस है इंटरनल पॉइंट। तो तीसरा केस लिख लीजिए, थर्ड केस ऑफ द सेम डेरिवेशन, इंटरनल पॉइंट। हेडिंग डाल दीजिए, मतलब केस 3 में लिखिए इंटरनल पॉइंट। इंटरनल पॉइंट का मतलब आर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। और इसका अगर हम फिगर ड्रॉ करें बच्चों, तो इसका जो फिगर बनेगा, ये स्फेरिकल शेल है, इसका चार्ज Q है, रेडियस R है, रेफरेंस पॉइंट अंदर है, और इस रेफरेंस पॉइंट से गॉसियन सरफेस ऐसे पास हो रहा है। चूंकि रेफरेंस पॉइंट अंदर है, स्फेरिकल शेल के अंदर है, तो गॉसियन सरफेस रेफरेंस पॉइंट से ऐसे पास होगा। ये फिगर आप ड्रॉ कर लो और इसमें 1-2 लाइन लिख लो। केस 3 में एक लाइन लिखिए, केस 3 में एक लाइन लिखो बच्चों। सिंस there is no charge enclosed inside the Gaussian surface,
since there is no charge enclosed inside the Gaussian surface, since there is no charge enclosed inside the Gaussian surface, therefore electric flux through Gaussian surface is phi equals to 0, क्योंकि गॉस थ्योरम कहता है कि चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इनक्लोज्ड चार्ज 0 है तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी। सर लेकिन ये चार्ज जो गॉसियन सरफेस के अंदर है भाई चार्ज तो सरफेस पे लाई कर रहा है ना, हाँ सर, चार्ज सरफेस पे लाई कर रहा है और गॉसियन सरफेस यहां से पास हो रहा है, तो चार्ज जो है गॉसियन सरफेस के बाहर लाई कर रहा है। ये जो स्फेरिकल शेल है इसके आउटर सरफेस पे चार्ज लाई कर रहा है और गॉसियन सरफेस रेफरेंस पॉइंट से पास हो रहा है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, और अगर चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है तो गॉसियन सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा ना बच्चों? सर ऐसे तो पहले वाले में जो एक्सटर्नल पॉइंट लिए थे उसमें भी तो बाहर ही लाई कर रहा था, तो उसमें भी तो 0 पहले में कि दूसरे में? सर पहले वाले में एक्सटर्नल पॉइंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट पे स्फेरिकल शेल गॉसियन सरफेस के अंदर था, ध्यान से देखो। हाँ ठीक है, इसमें गॉसियन सरफेस जो है स्फेरिकल शेल के अंदर है, समझ गए बात को ना? तो इस वजह से अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, फ्लक्स का फार्मूला EA इज इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटरनल पॉइंट कितनी हो जाएगी बेटा, 0। किसी भी हॉलो स्फेरिकल शेल के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। तो ये 3 केसेस की डेरिवेशन आपको ऐसे ही लिखनी है, यू विल गेट 5 मार्क्स कंप्लीटली, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक ये डेरिवेशन समझ में आ गई होगी स्फेरिकल शेल की। एक सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपसे ये क्वेश्चन जो है, 3 स्फेरिकल शेल हैं, तीनों कंसेंट्रिक हैं, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इस पे चार्ज Q3 है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है और इसका रेडियस R3 है। ये स्फीयर A है, ये स्फीयर B है, ये स्फीयर C है। आपको बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट B और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट C बताना है। फाइंड आउट बच्चों।